नमस्कार। एक तरफ देश में जब राजनीतिक डेवलपमेंट एक अलग तरीके से हो रहे हों और घटनाएं कुछ अलग तरीके से घट रही हों, वहीं विश्व के मंच पर एक बार फिर काफी दिनों बाद ही सही यूक्रेन और रूस का विवाद सामने आ गया और वो भी जो डेवलपमेंट है वो सामने आ गया। वो सामने ये है कि यूक्रेन ने फिर से अपने जो कुछ रूस ने जो उसके क्षेत्र कब्जा लिए थे उस पर अपना कब्जा कर लिया है और पीछे खदेड़ दिया है, जो कि अपने आप में बहुत अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित इसलिए है कि रूस को ना ही ऐसी उम्मीद थी कि खार्किव और कीव ऐसी जगहों पर जहां उन्होंने उनके सैनिक आ गए थे और लगभग उनके कब्जे में कुछ हिस्सा था। अब जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से खार्किव में यूक्रेन ने जिनको वापस ले लिया था, उसके बाद अभी क्या हुआ है कि रूस ने उसको मतलब रूस को वहां से हटना पड़ा और उस चक्कर में उसने ताकि यूक्रेनी परेशान हो एक थर्मल पावर स्टेशन तक उड़ा दिया था। 24 फरवरी इस साल 24 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे गए और अब की स्थिति में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमारे साथ यूक्रेन निवासी यूक्रेन में रहने वाले कुलदीप जी जो कुलदीप जी काफी कुछ देखते रहे समझते रहे और वहाँ का बहुत कुछ एक बतौर रिपोर्टर के तौर पर काम करते हैं। क्योंकि उनका काम रिपोर्टिंग का नहीं है, लेकिन इनको आप अक्सर विभिन्न चैनलों में देख चुके हैं। और साथ ही हमारे हैं नीरज श्रीवास्तव जी, पूर्व आईएफएस और देश और विश्व की राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले। बहुत बहुत आभार नीरज जी आपका और कुलदीप जी आपका। नीरज जी, आपसे जानने से पहले मैं कुलदीप जी से जानना चाहूंगा कि सचमुच स्थिति क्या है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो एक दूसरे के देश या उनकी मीडिया अलग तरीके से कुछ बढ़ा चढ़ा के या कुछ कम करके बात करती है। आप बताएं कि क्या स्थितियां हैं, क्योंकि आप यूक्रेन में हैं और रहे हैं मतलब। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खारकोव जैसे हमने वापस ले लिया है। खरसोन भी हमने तकरीबन वापस ले लिया है। जितने क्षेत्र पे उन्होंने कब्जा किया था, शायद मेरे पास उनके पास इस समय 20% सिर्फ रह गया है। बाकी सब यूक्रेन ने वापस ले लिया है। हौसले बुलंद हैं, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा। रशिया रशिया जैसा देश जो है उसको पीछे हटना पड़ेगा। लोगों ने सोचा था शायद कि 10 12 15 दिन की बात है और यूक्रेन पे कब्जा हो जाएगा, उनके राष्ट्रपति को बदल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों में आज भी हौसला बुलंद है। कीव में रहता हूँ। कीव बिल्कुल सेफ है क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम प्रॉपर काम करता है। सायरन्स बजते हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जितनी भी फौजें इस समय खारकव या खैरसोन में हैं, जो लुगांस्क में हैं, वो सारी जिस हिसाब से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं, दोबारा से हमारा कब्जा उन सब जगह पर होता जा रहा है। आप तो मुझे तो लगता है एक फौजी की तरीके से बात करते हैं, जबकि आप यूक्रेनी निवासी हैं, दिल्ली के मूल रूप से रहने वाले हैं। आपका विवाह वहां पर यूक्रेनी से हुआ है। जो इतना प्यार अपने देश से करते हैं, आपके बच्चे इतना प्यार करते हैं, इतना पहले हमने बातचीत की है। वो उत्साह क्या अभी भी कायम है लोगों में, या ये जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है ये उसी उत्साह की बदौलत हो रहा है? हथियारों की से ज्यादा वो उत्साह स्थानीय लोगों का उसकी बदौलत हो रहा है? बिल्कुल जी, उत्साह पूरा है। साहस ऐसा है, मतलब हर बच्चा लड़ने को तैयार बैठा है। कोई ये बात नहीं सुनाई जाती कि कंप्रोमाइज हो जाएगा। जब आप यूक्रेनियन लोगों से बात करते हैं तो सिर्फ एक ही बात आती है कि हम जीत जाएंगे, कि हमारा आने वाले टाइम में हम लोग जीत जाएंगे। कोई ये नहीं सोचता कि हम लोगों का कंप्रोमाइज होगा या कहीं पे युद्ध विराम लग जाएगा, लोग आएंगे। वो सिर्फ एक ही जज्बा है कि आने वाले समय में हम युद्ध जीत जाएंगे। तो मतलब कंप्रोमाइज या युद्ध विराम ये तो बहुत दूर की बातें हो गई हैं आजकल, कि हमारी विजय होगी बस। सब लोगों के मतलब एक ही शब्द है सबके पास कि हम लोगों की जल्दी विजय होगी। और जैसा कि आप अब देख ही रहे हैं कि आने वाले जो पुराने कुछ दिनों में जो जिनके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सारी अपनी कब्जा की हुई जगह को वापस लिए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले रशिया की मतलब गिनती उन जगह पर नहीं हो पाएगी आने वाले टाइम में, अगर यूक्रेन जैसा देश दोबारा से अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, अपनी चीजों को वापस ले लेता है, तो रशिया को शर्मिंदा होना पड़ेगा पूरी दुनिया के सामने। नीरज जी, क्योंकि हमारे साथ कुलदीप जी जो है वो वहां बैठे हैं, वहां के निवासी, वहां की भावनाओं से बात कर रहे हैं।
लेकिन वास्तविकता राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने दुनिया देखी है और इन सब हालात से आप मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं। इनका जो कहना है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो एक राष्ट्र प्रेम भी हो सकता है उसमें शामिल हो। असलियत तो होगी होगी, लेकिन राष्ट्र प्रेम भी शामिल है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ये रूस की ये जो स्थिति है, जो रूस कभी समझा नहीं जा सकता था कि हम लोग ये मानते रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता था कि 12-15 दिन में सब चीजें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन अब तो 6 महीने से ज्यादा हो गया है। आपको क्या लगता है, कहाँ रूस से चूक हो रही है, कहाँ यूक्रेन से चूक हो रही है, तो यूक्रेन को समझने में चूक हो रही है, क्या मामला हुआ देखिए, मैं अ, यूक्रेन में तो बैठा नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे बाहर जाकर वहाँ पर क्या हो रहा है ये देखने का तो मौका नहीं मिला है। लेकिन एक राजनयिक की हैसियत से मैं इस लड़ाई के बारे में कई सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेता हूँ। है? रशियन सोर्सेस से लेता हूँ, और जो पश्चिमी सोर्सेस हैं जैसे ब्रिटिश हैं, जी। अमेरिकन है, यूरोपियन सोर्सेस हैं, उनसे लेता हूँ इंफॉर्मेशन, जो कि इंटरनेट पे सारी अवेलेबल है। हम्म। और उसके बाद मैं अपने निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ। तो मैंने आज जो आपने ये कहा इस प्रोग्राम के बारे में, तो मैंने पहला काम ये किया है कि मैं इंटरनेट पर गया और मैंने जो लेटेस्ट नक्शे हैं, जो मैप्स हैं, ये बीबीसी ने पब्लिश किए हैं, तो ब्रिटिश सोर्स के हिसाब से है। तो वो मैंने मैप्स देखे, लेटेस्ट मैप्स में कौन कहाँ है, रशिया की कितनी टेरिटरी है, इनकी कितनी टेरिटरी है। और वो देख के मुझे ये ऐसा लगा कि देखिए, जो अगर बिग पिक्चर आप देखें, मैं बिग पिक्चर की बात कर रहा हूँ, जी। ये पॉसिबल है कि कुछ फ्रंट्स में कुछ एरियाज हों जहां पर कि यूक्रेनियन आर्मी ने फिर से उसको वापस में अपने कब्जे में ले लिया हो कुछ एरिया, और रशियन फोर्सेस को पीछे धकेल दिया हो। ये हो रहा है, इसमें कोई गलत दो राय की बात नहीं है। लेकिन अगर आप बिग पिक्चर देखें, तो बिग पिक्चर में आपको देखने में मुझे ये लगा, और ये बताया गया कि ये जो एरिया जहां पर कि ये यूक्रेन फोर्सेस ने जो अपने आगे इलाके वापस ले लिए हैं रशिया से, ये छोटे छोटे एरियाज हैं। अगर आप पूरा बॉर्डर, जो पूरा जोन अगर देखें, जो फाइटिंग जहां हो रही है, ईस्ट, पूर्वी से लेकर साउथ तक, ये ईस्ट में डॉनबास जो है, जो मेन जो है, वहां से लेकर जो पूरा ब्लैक सी का कोस्टल एरिया है, तो वो जो रशिया रशिया ने जो पूरी वहां पर काफी टेरिटरी पर जो कंट्रोल किया हुआ है, वो कंट्रोल जो है वो अभी भी वैसा ही है। थोड़ी बहुत टेरिटरी इधर उधर हो रही है, लेकिन जैसे लुहांस की रिपब्लिक है, वो कंप्लीटली रशिया के कंट्रोल के अंदर में है। डोनेस्क रिपब्लिक है, उसमें आधा आधा जो है कंप्लीटली रशिया के अंडर में है। जो मारियोपोल है, या फिर साउथ से जाने वाली जो लैंड कॉरिडोर रशिया का जो क्राइमिया से है, वो वैसा का वैसा ही है। ये जरूर है कि खार्किव के आसपास कुछ कुछ जो टेरिटरी इन्होंने ली है यूक्रेन की फोर्सेस ने, और खेरसन के आसपास भी कुछ टेरिटरी ली है। लेकिन बड़ी मैप पर जब आप इसको देखेंगे, तो ये स्ट्रैटेजिक इसको नहीं कहा जा सकता गेम्स। ये ठीक है, ले लिया, टैक्टिकल गेम्स है, फिर अब कल हो सकता है फिर वापस इसको वापस ले लो। लेकिन बिग बिग पिक्चर जो है, वो वो तो वैसी की वैसी है। और वो ये दिखा रही है कि ईस्ट यूक्रेन और साउथ यूक्रेन में रशिया ने
काफी टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले ली है यूक्रेन की, और जी। वो टेरिटरी जो है अब यूक्रेन के पास पूरी पूरी जाने की जो लौटने की आशा मुझे तो नहीं है कि वो सारी टेरिटरी वो ले लेंगे। थोड़ी बहुत बॉर्डर पे इधर उधर कुछ आगे पीछे हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन अभी ये वॉर चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज आपको एक बहुत जरूरी बताना चाहूंगा, इस वॉर के बारे में जितनी भी रिपोर्टिंग आ रही है हमारे पास, वो सारी पश्चिमी सोर्सेस से आ रही है, वेस्टर्न सोर्सेस से, जो कि सब हर चीज यूक्रेन के फेवर में देख रहे हैं, क्योंकि वो यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, वो यूक्रेन के पीछे उन्होंने सब कुछ अपना पैकिंग डाली हुई है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जो आर्टिकल्स निकलते हैं वो सारे आपके न्यूयॉर्क टाइम्स के निकलते हैं, और रॉयटर्स के और एएफपी के, और तो कुछ दूसरे सोर्सेस से भी जाके इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर है अवेलेबल, जो कि इंटरनेट पर आप जाके रशियन टेलीविजन की साइट देखिए, या आप जाके दूसरे जो अच्छे और भी अच्छे वेबसाइट्स हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन देखिए, तो आपको फिर वो एक दूसरा पहलू देखने का भी आपको मिलेगा, जो कि मेरी राय में ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस्ड असेसमेंट चाहते हैं तो दोनों तरफ देखिए, ये मेरा कहना है। सर लेकिन ये बताइए आप कि बिग पिक्चर की बात आप कर रहे हैं। अब जब फरवरी में हम लोग बिग पिक्चर देख रहे थे, ये मान रहे थे कि 10 12 15 मार्च तक पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, तो कम से कम ये माना जा रहा था कि ईस्टर्न यूक्रेन को रूस जो है आजाद घोषित कर देगा। इस तरीके की कुछ बातें हो रही थी। क्या कारण है कि ये रूस नहीं कर सका? क्या बहुत बड़ा उसको प्रतिरोध शामिल बहुत झेलना पड़ा, ये वजह थी, या यूरोपियन वर्ल्ड से यूक्रेन को बहुत ज्यादा सहायता मिलती रही अमेरिका समेत? देखिए, इस एक बात समझना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, और वो ये कि पिछले एक्चुअली पिछले कई सालों से, जी। और एटलीस्ट 2014 से, जबकि सरकार बदली गई यूक्रेन की, वो कू हुआ है, वेस्टर्न बैक्ड कू, मार्च हम्म। 2014 में। हाँ। जबकि जबकि उन्होंने अपनी एक पपेट रजीम वेस्टर्न कंट्रीज ने इंस्टॉल कर दी वहां, और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रजीम को ओवरथ्रो कर दिया। ये तब से पिछले 6 7 सालों से जो अमेरिका की और बाकी यूरोपियन देशों की, नेटो की फोर्सेस जो हैं, वो यूक्रेन के आर्मी को ट्रेनिंग दे रही हैं, तब से कई सालों से हम्म। उनको वेपन्स दे रहे हैं वो लोग। ये तो ये काम, ये सोचना कि ये चीज सिर्फ शुरू हुई फरवरी में, ये सोचना सही नहीं हुआ कि ये चीज असली में एटलीस्ट शुरू हुई 7 साल पहले, 2014 में। और जी। तब से तो जब इतने, इसीलिए तो देखिए अमेरिका का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि उसने आगे बढ़ के कहा कि अब हम यूक्रेन को नाटो में ले लेंगे एकदम। मतलब वो कुछ ही दिनों की बात थी, अगर रशिया इन्वेजन नहीं करता तो नेटो वन मेंबर बन जाता यूक्रेन। हम्म। तो ये तैयारी बहुत दिनों से चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो रशिया ने, जिसने अटैक किया, वो पुराना यूक्रेन नहीं था, जो कि जिसके पास की उतनी फोर्सेस नहीं थी या वेपन्स नहीं थे। ये वेल वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड यूक्रेन और यूक्रेनियन आर्मी थी। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि शुरू में जो ये, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि शायद रशिया ने कैलकुलेशन करने में ये गलती कर दी कि उन्होंने सोचा कि हम अगर जाके कीव को ले लेंगे और हफ्ते 2 हफ्ते या 4 हफ्ते में जो है वो कीव को ले लेंगे और वो सरकार गिर जाएगी, और फिर हम अपनी सरकार वहां जो है इंस्टॉल कर देंगे और खेल खत्म। ये तो हुआ नहीं, क्योंकि कीव में जब उन्होंने वो लेने गए तो वहां उनको रेजिस्टेंस मिला। और ये रेजिस्टेंस इसलिए मिला क्योंकि पिछले 6 7 सालों से जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है।
एक तो ये, दूसरी बात ये कि ये वॉर शुरू होने के बाद जिस स्केल पर अमेरिका ने यूक्रेन को सैनिक सहायता दी है, अगर आप उसके जो 40-45 बिलियन डॉलर्स की सैनिक सहायता उन्होंने दी है, तो और तो वो कोई छोटी सहायता नहीं है। और तो वो उसकी वजह से थोड़ा रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं यही कहूंगा, कोई भी अगर चाहता है यूक्रेन की स्थिति को समझना, तो इंटरनेट पर जाकर वो मैप्स देखे, पश्चिमी मैप्स देखे, ब्रिटिश मैप्स, अमेरिकन मैप्स वो देखे कि कितना रशिया जो है, कितना एरिया रशियन ऑक्यूपेशन आर्मी के अंडर में है, और कितना एरिया जो है वो यूक्रेनियन के अंडर में है। जहां तक ईस्टर्न यूक्रेन की बात है, तो लुहांस तो पूरी तरह से यूक्रेन के से बाहर जा चुका है। नहीं नहीं, डोनेट्स, ऐसे मैं सॉरी, एक माफी। एक मिनट कुलदीप जी, एक मिनट कुलदीप जी रुकिएगा। आप, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, लुहांस पूरा का पूरा जो है वो रशियन कंट्रोल के बिल्कुल अंडर में है। बात डोनेस्क आधा से ज्यादा, आधा रशियन है जी। कंट्रोल के अंडर में है। दोनों को सेपरेट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक दोनों ने प्रोक्लेम कर लिया है अपने आप को। रशिया ने रिकॉग्नाइज भी उसको कर लिया है। तो जी और क्राइमिया से लैंड ब्रिज एस्टेब्लिश हो गया है। तो ये मैप, मैंने खुद ये मैप जो है जाके देखा अभी थोड़ी देर पहले। तो अब मैं चाहूंगा और लोग भी जाके देख लें मैप। बिल्कुल। देखिए, होगा। कुलदीप जी, जैसा कि नीरज जी कह रहे हैं कि इसको बड़े स्तर पर समझना होगा, ना कि सिर्फ ये कि एक आप स्थानीय निवासी हैं इस लिहाज से, या ये एक अपने आप यूक्रेनियन हैं इस लिहाज से देखें, बल्कि अगर असलियत के हिसाब से देखा लेकिन जाए तो अच्छा होगा। और बल एक चीज और भी है कि आपके ही यूक्रेन के जो मुख्य कमांडर हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हम लोगों ने 1,000 किलोमीटर वापस ले लिया है, और साथ साथ ये भी कहा है कि हमें और हथियार मिले तो हम ज्यादा सफल हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई का एक हिस्सा, एक पार्ट है ये, जबकि दूसरा पार्ट आप लेकिन इस बात को भी हमें बहुत ज्यादा समझना होगा कि यूक्रेनियन आखिर इस लड़ाई को किस जद्दोजहद से लड़ रहे हैं, किस जीवटता से लड़ रहे हैं, ये ज्यादा बड़ी चीज है या सच्चाई ज्यादा बड़ी चीज? मैं एक सेकंड आपसे मैं कहना चाहूंगा। देखिए, सच्चाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सच्चाई बहुत बड़ी चीज है। आपने बोला कि वेस्ट से जो न्यूज आती है हमारे पास और कहीं से न्यूज नहीं आ रही। क्या किसी जर्नलिस्ट को आने के लिए मना किया गया? पहले हिंदुस्तान के सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे। आप आइए, पता है क्या कि हम लोग मानने को तैयार नहीं है कि रशिया को पीछे धकेला जा रहा है। हम लोग सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि रशिया वो जगह पर आ गया। देखिए, हमारे पास कोई वेपन्स नहीं थे, वेपन्स अमेरिका से आए। हमारी फौज थी जो कि आम लोग जो थे, जो नंगे हाथों से लड़ने को तैयार थे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी जैसे आप सोच रहे हैं। आप जर्नलिस्ट को भेजिए, एक नहीं 10-20, जो आके सच्चाई आपको बता सके। क्योंकि जो आपके पास सच्चाई आ रही है, हम क्या, हम रशिया से बहुत टाइम से हम हमारा साथ रहा है उनके साथ, हिंदुस्तान का। लेकिन अगर आप आकर देखेंगे तो आपको दूसरी पिक्चर नजर आएगी। ऐसा मत, आप हमेशा एक चीज पर ध्यान मत दीजिए कि रशिया के पास क्या है, क्या रशिया ने खो दिया। आप वो देखिए, रशिया के पास आप 1,000 किलोमीटर जैसे बोल रहे हैं हमने ले लिया, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। कीव के आने के बाद, कीव पर पहुंच जाने के बाद उन लोगों को वापस जाना पड़ा, खदेड़ दिया गया, खारकव से खदेड़ दिया गया। लुगांस उनके पास उतना नहीं रहा जितना उनके पास था। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे खेरसोन या लुगांस। देखो, जो 2014 से लड़ाई चल रही है दिनेस्क लुगांस की, वो डिस्टर्ब एरिया है। 7 साल जैसे बता रहे हैं, 8 साल से डिस्टर्ब एरिया है। लेकिन उसके बाद जगह, वो तो लड़ाई तो पुरानी है। आप नई लड़ाई को देखिए ना। आप कीव में आए, कीव से आपको वापस भेज दिया गया, खदेड़ दिया गया। आपको खरसोन से, खारको का बहुत बड़ा हिस्सा था उनके पास, वहां से खदेड़ दिया। देखिए, रशिया के हम बिल्कुल, हम हमारे को एक छोटी सी कंट्री है यूक्रेन, उसके बारे में आप आके देखिए, जो सच्चाई को बताइए। ऐसा नहीं है कि रशिया जो सब कुछ कब्जा करता जा रहा है उसका बुरा हाल है। इस समय 6 महीने से ऊपर हो गया, 7वां महीना 24 तारीख को खत्म हो जाएगा। आज तक कुछ पार्ट जो कब्जे में है उनके पास, जो आने वाले टाइम में वो भी लिया जाएगा। बहुत बड़ा पार्ट हमने ले लिया है। खारकोव बिल्कुल उनके बॉर्डर के साथ लगता है।
बिल्कुल रशिया को टच करता है। अगर वो उस जगह पर अपना कब्जा नहीं कर पाए, कीव में आना बहुत टाइम, बहुत बहुत दूर की बात है कीव में आना, कि दोबारा से वो कीव में आ पाएंगे। यहाँ पर उनका आना बहुत मुश्किल है। और आने वाले टाइम में बची खुची जो जगह रह गई है रशिया के पास, यूक्रेन पूरी कोशिश कर कर वापस ले लेगा। आप देखिएगा, रिजल्ट्स आने वाले टाइम में आपके पास आएंगे। नीरज जी, ये तो एक पक्ष की बात थी जो कुलदीप जी अपने तरीके से बता रहे थे, और एक जज्बा भी उसमें, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनमें एक जज्बा भी है यूक्रेनियन होने के नाते का भी। लेकिन आप अब इसे अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक होने के नाते किस तरीके से देखते हैं कि ये युद्ध कहाँ तक जाएगा, और इससे इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव किस तरीके से होंगे, और क्या इससे भारत भी अछूता रहेगा, या भारत पर भी इस पर प्रभाव पड़ेंगे? जैसे कि अभी हमने देखा है प्रभाव पड़े ही हैं, वो तो कहीं गनीमत थी कि किसी कारण से जो हम लोग उससे थोड़ा सा बच गए, खास तौर से इकोनॉमी को लेकर के। मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए आकू जी, ये जब ये लड़ाई शुरू हुई तो रशिया के तो मिसकैलकुलेशन के बारे में बात कर चुका हूं कि वो कीव को ले नहीं पाए, सोचते थे कि जी। वो 2 हफ्ते में कर देंगे। मैं लेकिन मैं पश्चिमी तरफ से भी बड़ा भारी मिसकैलकुलेशन हुआ था इसमें। पश्चिमी मिसकैलकुलेशन इसमें ये हुआ था कि वो समझ रहे थे कि हम रशिया को जो है वो सैंक्शंस जब रशिया के ऊपर डालेंगे तो जो है रशिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, और रशिया जो है वहाँ पर कि रूबल का बुरा हाल हो जाएगा। वो एकदम ऐसा देश हो जाएगा कि जो इंटरनेशनल अनटचेबल देश हो जाएगा। ये वेस्टर्न असेसमेंट था। अब हुआ ये कि ऐसा सब कुछ, ये मिसकैलकुलेशन जो हुआ, ये पश्चिमी तरफ से जो ये कैलकुलेशन था, ये कंप्लीट मिसकैलकुलेशन हो गया इस बारे में। क्योंकि रशिया की ना तो देखिए उनकी इकोनॉमी उनकी ना तो ठप हुई है, रूबल जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत है, और जो मिस्टर पुतिन जो है वो वहीं 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 के वहीं बने हुए हैं प्रेसिडेंट। उनको तो कोई रजीम चेंज हुआ नहीं है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था पश्चिमी देशों का। तो अच्छा, फिर उन्होंने सोचा था कि दुनिया भर की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें बड़े जो देश हैं जैसे भारत है फॉर एग्जांपल, वो पश्चिमी देशों की साइड लेगा, पश्चिमी देशों की तरफ रहेगा। वो नहीं हाँ, वो हुआ। तो हुआ नहीं। बिल्कुल। भारत न्यूट्रल रहा है इसके अंदर। भारत बिल्कुल। पश्चिमी देशों की तरफ नहीं रहा है, क्योंकि भारत के हित में नहीं है कि वो जो पश्चिमी देश जो यूक्रेन में करना चाहते हैं वो भारत के हित में नहीं है। हम्म। तो हर देश अपना हित और देख कर ही स्टैंड लेता है। अगर आप पूरे विश्व को लें तो जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन के से भी अगर आप ले लें या फिर नंबर ऑफ कंट्रीज से भी आप ले लें, तो बड़ी मेजॉरिटी जो है वो यूक्रेन के साथ नहीं है, वो अमेरिका के साथ नहीं है। बड़ी भारी मेजॉरिटी जो है वो रशिया के साथ है। ये जरूर है कि भारत जैसे देश जो है वो बाहर जाके कहीं से लाउड स्पीकर पर ये अनाउंस नहीं करेंगे कि अमेरिका ये बंद करो, तुमने ये गलती की, तुमने ये किया वो किया। ये सब नहीं करेंगे वो लोग। वो सिर्फ ये है कि जब ना तो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई वो सपोर्ट करेंगे एंटी रशियन एफर्ट्स है, या फिर किसी देश से अपना नाता नहीं तोड़ेंगे, बल्कि इंडिया का ने तो ऑयल और दूसरी चीजें और ज्यादा बड़ी मात्रा में लेना शुरू कर दिया है रशिया से। रूस से। तो हाँ, तो हमारा तो बढ़ता जा रहा है ट्रेड व्यापार और ये सब बढ़ता जा रहा है उनके 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 साथ। तो ये रशियन ये पश्चिमी मिसकैलकुलेशन हुआ है जो कि
मेरी राय में कहीं बड़ा मिसकैलकुलेशन, इट इज अ बिगर मिसकैलकुलेशन देन द यूक्रेनियन मिसकैलकुलेशन। और मैं, एक चीज और है, रशिया जो है, उसका जो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यूक्रेन में, वो लिमिटेड है। ईस्टर्न यूक्रेन में ये डॉनबास रीजन कंट्रोल करना, और उनका लैंड कॉरिडोर टू क्राइमिया। अगर वो उनके पास वो जो है नहीं छोड़ेंगे, वो उन्होंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है, और वो किसी तरीके से मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे ये वापस यूक्रेन उसको लेगा। तो वो जाने वाला नहीं है। तो यूक्रेन का पार्टीशन तो होगा ही होगा, वो तो हो गया है। और उससे ज्यादा रशिया जो है, उसके वॉर एम्स नहीं है, उससे उससे ज्यादा रशिया चाहता ही नहीं है। वो ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है अफगानिस्तान बन जाए, उसके लिए पूरा यूक्रेन ऑक्यूपाई करके बैठ जाए, इंसर्जेंसी हो। रशिया के लिमिटेड वॉर एम्स हैं, और वो वॉर एम्स अचीव हो गए हैं, और वो छोड़ेगा नहीं, बस। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक रशिया के अपने वॉर एम्स हैं, और एक यूक्रेन सेकंड अपनी क्षमता के अनुसार लड़ रहा है और कायदे से लड़ रहा है। जी कुलदीप जी, कुछ आप कहना चाहते थे? मैं कह रहा था, इन्होंने बोला कि वो दोनेत्स्क वाली साइड को वो कॉरिडोर लेना चाहते हैं, तो कीव पे अटैक क्यों किया गया, खार्को को पूरा कब्जा क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोगों की सोच है। अगर लेना चाहेंगे तो वो पूरा लेंगे, नहीं तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आपने खार्को पे अटैक किया, सुमी पे अटैक किया, कीव तक आप अपनी सेना को सबसे पहले लेकर आए। अगर आपने सोचा था कि उसी पार्ट को लेना है तो इधर आने की जरूरत क्या थी, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते आप। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए, हम लोगों की अपनी सोचें हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आकर रहेंगे, हर जगह पर उन्होंने मारा है, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी। क्या की पर नहीं मारा? हर फैमिली डिस्टर्ब है इस समय। हमारी फैमिलीज में बीवी उधर रह रही है, बच्चे उधर रहे, हर फैमिली के साथ है, एक फैमिली के साथ नहीं। लेकिन फिर भी लोग लड़ने को तैयार हैं। और हम एक छोटा सा देश, मतलब कल को किसी का भी बस चलेगा, एक छोटे देश के ऊपर कोई भी जाके अटैक कर दे। ये तो 21वीं शताब्दी में अगर ऐसा होना, ये तो गलत है। और अगर आप यूक्रेन को कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर जो लोग यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी जमीन पर, जो यूक्रेन की जमीन पे जो लड़ाई चल रही है, रशिया की जमीन पे नहीं, हम लोग डिस्टर्ब हैं यहाँ पर। तो इस करके ये गलत है बिल्कुल। हमारे को सपोर्ट मिल रही है, इससे नहीं सपोर्ट हुई होती तो शायद पूरा यूक्रेन पे उन्होंने कब्जा कर लिया होता। उनको वो वाला नहीं पार्ट नहीं, नहीं। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अपनी सोच के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन नीरज जी जो हैं वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सब चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी तरीके से पूरी उसकी सार्वभौमिकता कायम रहे, लेकिन विश्व के हालात और असलियत क्या होती है ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत आभार नीरज जी आपका कि आपने वास्तविक स्थिति प्रवेश की, और मैं तारीफ करूंगा कुलदीप आपकी कि आप बिल्कुल उस जज्बे से सराबोर हैं, और मुझे लगता है कि ये आप आखिरी वक्त तक भी ऐसा ही सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।